हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं भारत मॉरिशस संबंधों की और वहीं साथ साथ मॉरिशस के बिहार कनेक्शन की, क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे मॉरिशस तो उनका स्वागत वहां पे महिलाओं के द्वारा गीत गवई के साथ किया गया, जो महत्वपूर्ण रूप से भोजपुरी से संबंधित है। तो जरूरी है कि इस पूरे मामले को हम लोग अच्छे से समझें और जानें क्या क्या खास बातें मॉरिशस की भारत के मामले में उसे खास बनाती है। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूज क्या कह रही है। तो न्यूज का हमारा कहना है कि भाई मोदी इन मॉरिशस, व्हाई डिड द PM गेट अ भोजपुरी वेलकम। तो ये मामला अपने आप में खास है। तो जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे तो बड़ी ही गर्मजोशी से प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ मॉरिशस में। खुद मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम जो थे वो इनको लेने पहुंचे, इनके स्वागत में पहुंचे। हार पहना के स्वागत किया गया, भारत माता की जय के नारे लगे, तिरंगा झंडा वहां पर फहराया गया बहुत अच्छे से और बड़ा ही गर्मजोशी वाला माहौल था। तो चीजें पता लग रही थी कि हाँ भाई, प्रधानमंत्री मोदी के वहां पहुंचने पर बहुत ज्यादा खास है। अब इसी के साथ दूसरी खास चीज यहाँ पर क्या रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से भी सम्मानित कर दिया गया। हालांकि वैसे तो अब ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तो बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है, क्योंकि मोदी जी जहाँ भी जाते हैं वहीं से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लेकर के आते ही आते हैं। ये पूरी दुनिया के अंदर फिलहाल एक कॉमन स्थिति चल रही है प्रधानमंत्री के मामले में। तो इन्हें मॉरिशस का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है उसका नाम है द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। तो ये मॉरिशस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का नाम है, याद रख लीजिएगा क्योंकि कई बार चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में। ठीक है, तो द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द की ऑफ द इंडियन ओशन। ठीक है, इस अवार्ड के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वां इंटरनेशनल सम्मान पाने वाले व्यक्ति हो गए हैं। मतलब अपने आप में खास रहे हैं तो वैसे भारत के इतिहास के मामले में, क्योंकि ऐसे अवार्ड नहीं मिले कभी भी भारत के किसी खास व्यक्ति को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया से अब तक 21 अंतर्राष्ट्रीय ऐसे पुरस्कार मिल चुके हैं। ठीक है, अगर बात करें बीते कुछ और पुरस्कारों की, तो इससे पहले कौन कौन से पुरस्कार ले चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो देखिए 2024 में इनको डोमिनिका से भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था और ये था डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। ठीक है, इसके अलावा 2024 में इन्होंने भूटान से भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ले लिया था, तो ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैल्पो उसका नाम है। तो मतलब आपकी छवि ऐसी है, आपका महत्व ऐसा है कि लोग चाहते हैं कि हाँ वो आपको अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दें। तो ये पूरी दुनिया की स्थिति चल रही है, वो देते हैं। इतना बड़ा कद हो रखा है फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इजिप्ट से इन्होंने लिया था 2023 में ऑर्डर ऑफ द नाइल। ठीक है, वहीं हम लोग देखते हैं कि फ्रांस का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था 2023 में इन्हें उससे भी सम्मानित किया गया, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लेजन ऑफ ऑनर। इसके अलावा रशिया से इन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2019 में, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज। UAE ने 2019 में सम्मानित किया था ऑर्डर ऑफ जैद से। 2018 में ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन से इन्हें सम्मानित किया गया था। 2016 में स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर और अमानुल्लाह खान। ठीक है, तो 2016 में इन्हें इससे सम्मानित किया गया था। तो इसके अलावा सऊदी अरेबिया से जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो इन्हें 2016 में मिला था, ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सौद। तो इस प्रकार इनकी जो पूरी की पूरी लिस्ट है काफ़ी लंबी हो चुकी है। फिलहाल 21 पुरस्कारों की पूरी ये सूची है, बट कुछ खास जो है वो आपको याद रखने जरूरी है। थोड़ा सा लेटेस्ट याद ज़्यादा रखिए और जो प्रमुख देशों के हैं वो भी याद आप लोग रखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई भाई हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स को लेकर के। अब हम लोग को समझना है कि भाई मॉरिशस का भारत से क्या ऐतिहासिक जुड़ाव है और भोजपुरी और बिहार का क्या मामला है। ठीक है, तो मॉरिशस की अगर हम लोग भौगोलिक स्थिति समझते हैं तो देखिए हिंद महासागर के तहत हमें पता लगता है कि बहुत ही छोटा सा द्वीपीय देश है मॉरिशस। ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ पर जो स्थिति देखने को मिल रही है वो मोजाम्बिक है, यहाँ मेडागास्कर है और मेडागास्कर से कुछ दूरी पे एक छोटा सा डॉट हमें देखने को मिल रहा है मानचित्र के हिसाब से, जो मॉरिशस है। इसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। अब दरअसल भारत और मॉरिशस के संबंध बहुत ज्यादा पुराने हैं, बहुत ज्यादा पुराने मतलब औपनिवेशिक काल से जुड़े हुए हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है कि एक समय ऐसा था जब मॉरिशस के ऊपर फ्रांस का शासन हुआ करता था, मॉरिशस फ्रांस के अधीन हुआ करता था। लेकिन जिस समय मॉरिशस फ्रांस के अधीन था तो उस समय मॉरिशस के अंदर काम कराने के लिए भारत से कुछ मजदूरों को ले जाया गया। तो ये घटना थी 1729 की और 1729 में पहली बार भारत के लोग जो थे वो मॉरिशस पहुंचे। इसके बाद क्या होता है कि फ्रांस जो है वो ब्रिटेन से हार जाता है और मॉरिशस ब्रिटेन का उपनिवेश बन जाता है। अब ब्रिटेन के औपनिवेशिक काल में हम लोग देखते हैं कि 1834 से 1900 तक लगातार ये सीरीज चलती रही और भारत से अलग अलग समय पर लगभग माना जाता है कि 5 लाख से ज़्यादा मजदूरों को ले जाया गया।
तो सबसे पहली बार ये जो घटना थी, ये घटना होती है 2 नवंबर 1834 को, जब हम लोग देखते हैं कि कुछ मजदूर पहुंचते हैं मॉरिशस। इसके बाद ये क्रमिक रूप से घटना चलती रहती है। हालांकि अब जो मजदूर ब्रिटेन के काल में मॉरिशस पहुंचे, वे लोग वापस नहीं आए और वे लोग स्थायी रूप से वहां पर बसने लगे। और इस दौरान जिन लोगों को खास तौर पे मॉरिशस ले जाया जा रहा था, उनमें थे खास गिरमिटिया मजदूर, जो वहां पर खास तौर पे काम करने और भवन निर्माण के लिए बुलाए गए थे। अब ऐसी स्थिति में जब उन लोगों को वहां काम मिल रहा था, स्थिति चल रही थी, खाने पीने की व्यवस्था हो रही थी और औपनिवेशिक व्यवस्था थी, तो उसका मतलब ये था कि आप अपनी मर्जी से सारे डिसीजन तो ले ही नहीं सकते थे, आपको सरकार के हिसाब से चलना पड़ेगा वहां पर। ठीक, तो वही स्थिति वहां पर रही। तो इसी वजह से क्या हुआ कि जो गिरमिटिया मजदूर वहां पहुंच गए, उन लोगों ने वहां पर स्थायी रूप से बसने का फैसला किया, अपने स्थायी निवास बनाए और फिर वहीं पे ही अपना गुजर बसर करने लगे, जीवन जीने लगे और काम करने लगे। अब जब हम लोग देखते हैं कि मॉरिशस को सन 1968 में आज़ादी मिलती है, तो उस दौरान वे लोग वापस अपने देश आना फिर ठीक नहीं समझते, क्योंकि उनके वहां पर फिलहाल रिहाइश अच्छी खासी हो गई थी, वो ठीक ठाक वहां बस गए थे। तो 12 मार्च 1968 को स्वतंत्रता मिल जाती है मॉरिशस को ब्रिटेन से। हमारे जो भारतीय मूल के लोग वहां पहुंचे थे, वे सभी लोग वहां पर स्थायी रूप से बसते हैं और स्वतंत्र मॉरिशस के अंदर अपना जीवन वो शुरू कर देते हैं। आज क्या डेट है? 12 मार्च एग्जैक्टली। तो आज दरअसल मॉरिशस का स्वतंत्रता दिवस है और इसी अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर एज अ मेन चीफ गेस्ट बुलाया गया है। तो इसी वजह से 2 दिवसीय यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 मार्च से 12 मार्च की। तो आज उसका स्वतंत्रता दिवस है। हालांकि 12 मार्च इस मामले में भी खास है कि 12 मार्च 1930 को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी दांडी मार्च की यात्रा भी शुरू की थी। तो एक डेट कई मामलों में कई बार खास होती है, ये भी चीजें हम लोग देखते हैं। तो स्वतंत्र मॉरिशस में फिर बिहार, मतलब जो गिरमिटिया मजदूर थे, उन लोगों ने अपना रहना गुजर बसर करना शुरू कर दिया, जीवन चलने लगे। अब इस दौरान हम लोग देखते हैं कि जो खास संख्या में मजदूर थे वहां पर, वो खास तौर पर बिहार से संबंधित थे, वो लोग भोजपुरी बोला करते थे। इसके पीछे का एक दूसरा रीजन ये भी हमें पता चलता है कि जिस समय मॉरिशस को स्वतंत्रता मिली, तो मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री बने, उनका नाम था शिव सागर राम गुलाम। और जो शिव सागर राम गुलाम थे, दरअसल उनका परिवार बिहार से संबंध रखता था, ये मामला भी खास है। तो बिहार का कनेक्शन इस प्रकार से खास हो जाता है मॉरिशस के मामले में कि पहले प्रधानमंत्री खुद बिहार से संबंधित, मतलब जो उनका मूल वंश था वो बिहार से संबंध रखता था, ये भी हमें यहाँ पता चलता है। क्लियर है बात सारी? तो बिहार के लोग किस प्रकार से पहुंचते हैं मॉरिशस के अंदर और कैसे उनका जीवन वहां पर शुरू होता है, ये सारी की सारी कहानी यहाँ तक चलती है आकर के। बातें क्लियर है? हालांकि हम लोग वर्तमान में स्थिति देखते हैं कि अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है मॉरिशस की, और वहीं इसके अलावा फ्रेंच और क्रियोल का वहाँ पर खास चलन है। लेकिन ये विदेशी भाषाओं के अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर भारतीय भाषाओं का भी खास चलन देखने को मिलता है, और जो खास भारतीय भाषा यहाँ पर चलन में है उनमें भोजपुरी का तो रहता ही है, इसके अलावा उर्दू, तमिल और तेलुगु का भी बहुत ज्यादा चलन देखने को मिलता है। क्लियर है बात सारी? आंकड़े हमें ये बताते हैं कि जिस समय वर्ष 2011 में मॉरिशस की जनगणना हुई थी, तो वर्ष 2011 की मॉरिशस की जनगणना ये बताती है कि मॉरिशस के अंदर 5.3% लोग ऐसे रहे जो खास तौर पर भोजपुरी का प्रयोग किया करते थे, यानी कि भोजपुरी बोलने वाली आबादी अच्छी खासी रही। हालांकि 2000 की जनगणना हमें ये बताती है कि मॉरिशस के अंदर भोजपुरी बोलने वाले लोगों की संख्या 12% से ज़्यादा रही थी, लेकिन 2011 के आंकड़े थोड़ा सा बदल गए और 5.3% भोजपुरी बोलने वाले लोगों की स्थिति हमें ये बताने लगा। तो आंकड़े जो है वो बताते हैं कि भाई देखो, बहुत खास स्थिति है यहाँ पर भोजपुरी बोलने वाले लोगों की। अब भोजपुरी बोलने वाले जो लोग हैं वो खास तौर पे बिहार के मूल वंश से संबंध रखते हैं और उसी से उनका जुड़ाव है, जिसी वजह से वो चाहते हैं कि वो अपनी परंपराओं को जीवित रखें, अपने रीति रिवाजों को जीवित रखें, अपने कल्चर को जीवित रखें। और केवल बात सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी बोलने तक ही नहीं है, बल्कि जो लोग भारत से स्थानांतरित होकर के मॉरिशस पहुंचे थे, उन लोगों ने अपने कल्चर को पूरी तरह से जीवित रखा है। वहाँ के लोग अभी भी साड़ियाँ पहनना बहुत अधिक पसंद करते हैं, और सिर्फ साड़ियाँ ही नहीं बल्कि बिहार के जो खास कल्चर है ना, उसको भी, ट्रेडिशन को वो लोग वहाँ फॉलो करते हुए आ रहे हैं और आज भी फॉलो कर रहे हैं। सभी चीजें उन्होंने वहां पर जिंदा रखी हुई है। क्लियर है बात सारी की सारी? तो ये सब चीजें जो है वो हम लोग को विशेष तौर पर देखने को मिल जाती हैं मॉरिशस के अंदर, और बिहार की खासियत इस प्रकार है। हालांकि भोजपुरी से जुड़े हुए खास लोग होने के बाद हम लोग देखते हैं कि मॉरिशस के प्रशासन ने भोजपुरी के लिए कुछ खास निर्णय भी लिए। जैसे कि वर्ष 2005 में मॉरिशस की सरकार ने निर्णय लेते हुए भोजपुरी को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया था। वहीं 2012 में हम लोग देखते हैं कि क्लास 4 से इसको कंपलसरी भी कर दिया था। इसके साथ साथ भोजपुरी भाषी संघ अधिनियम 2013 में इन्होंने पारित किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था भोजपुरी भाषी संघ बनाना। और ये भोजपुरी भाषी संघ भोजपुरी भाषा के लिए, भोजपुरी से जुड़े हुए कल्चर के लिए, रीति रिवाजों के लिए कार्य करेगा, उसको विस्तार देने के लिए ये
प्रयास जारी रखेगा, ये इसके ऊपर मुख्य जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा भोजपुरी स्पीकिंग काउंसिल बनाई गई, जिसके ऊपर जिम्मेदारी दी गई भोजपुरी भाषा के प्रचार प्रसार की और इसको जीवित रखने की। तो खास काम जो है वो लगातार मॉरिशस की सरकार ने भोजपुरी के लिए किया है और लगातार ये सारा का सारा मामला देखने को भी मिलता है। तो भोजपुरी की सरकार भी चाहती है कि भाई सभी चीज़ें जीवित रहे, लोगों के जो जुड़े हुआ मामला है, बेशक अल्पसंख्यक है पर अल्पसंख्यकों के बावजूद उनकी सभी चीज़ें जीवित रहनी चाहिए। अब संबंध जो है वो इस प्रकार से और ज़्यादा मजबूत किए जा रहे हैं क्योंकि भाई आपका स्वतंत्रता दिवस है, आपने उस अवसर पर बुलाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो आपने भारत को एक खास स्थिति प्रस्तुत की है, यहाँ पर दर्शाई है, जो भी हमें यहाँ पर पता भी चल रही है। इसके अलावा एक खास शब्द जो शुरुआत में मैंने आप लोग को बताया था, गीत गवई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत गीत गवई से किया गया था। अब गीत गवई क्या किस मामले में खास और क्या इसका स्पेशल सिग्निफिकेंस है, ये भी हम लोग को पता होना चाहिए। तो देखिए, जो ये गीत गवई है ये पारंपरिक भोजपुरी संगीत समूह है, ठीक है। ये जो संगीत का कार्यक्रम होता है, ये संगीत का कार्यक्रम महिलाओं के द्वारा किया जाता है और भोजपुरी और बिहार से समझ लीजिए कि ये महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत के रूप में संबंधित है। वर्ष 2016 में दिसंबर के महीने में गीत गवई को यूनेस्को के द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भी शामिल किया गया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है और आप लोग को याद है बिल्कुल होनी चाहिए और ये किसी भी एग्जाम में बिल्कुल पूछी जा सकती है। जिस प्रकार मॉरिशस जाने के बाद, यानी कि प्रधानमंत्री के मॉरिशस जाने के बाद ये मामला इतना अधिक चर्चाओं में आया। तो गीत गवई को दिसंबर 2016 में यूनेस्को के द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। अब गीत गवई के दौरान दरअसल होता क्या है कि गीत गवई जनरली मतलब हमारे जीवन की खास घटनाओं से जुड़ी हुई होती है, जैसे कि खास तौर पे विवाह से इसको संबंधित माना जाता है। अब विवाह के दौरान क्या होता है कि जो दुल्हा है या फिर जो दुल्हन है उसके घर पे महिलाएं पहुंचती हैं या परिवार की महिलाएं जो होती हैं वो मिलजुल करके बैठती हैं और बैठने के बाद जब सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होने वाले होते हैं तो उससे पहले महिला सदस्य मतलब परिवार की जो महिला सदस्य होती हैं वो सब मिलजुल कर एक कपड़े में हल्दी, चावल, घास, ये सभी ज़रूरी चीज़ें रखती हैं और कपड़े में बांधती हैं। बांधने के बाद वो आसपास बैठती हैं और बैठने के बाद देवी देवताओं से जुड़े हुए गीत गाती हैं ताकि देव देवता जो हैं वो प्रसन्न हो जाएं और विवाह के जो मांगलिक कार्यक्रम है वो सारे अच्छे से संपूर्ण हो जाए। तो शुरुआत में ये कार्यक्रम चलता है कि आप देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं, उनके लिए गीत गाते हैं और उनके गीत गाने के बाद में क्या होता है कि जो परिवार की मुख्य महिला होती है वो बाहर आती है। आने के बाद जो वाद्य यंत्र होते हैं उन सभी वाद्य यंत्रों को वो प्रणाम करती हैं, उनका सम्मान करती हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देती हैं। जिसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि जो मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वे सारे के सारे कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं, नाचना गाना, और फिर बहुत बढ़िया से विवाह के कार्यक्रम को पूर्ण किया जाता है, विवाह को पूर्ण किया जाता है। सभी चीज़ें इस प्रकार से चलती हुई हम लोग देखते हैं। तो बिहार के अंदर बहुत ही ज़्यादा खास चलन है गीत गवई का और मुझे लगता है कि जितने साथी मुझे बिहार से देख रहे होंगे उन लोगों ने तो गीत गवई को अपनी जीवंत रूप से मतलब लाइव देखा होगा आपने और जीवन में वो अनुभव आए दिन करते रहते होंगे क्योंकि बिहार के अंदर खासतौर पे भोजपुरी वाली बेल्ट में तो उसका खास चलन हम लोगों को देखने को मिलता ही है। तो यूनेस्को में भी शामिल है, इसका इतना अधिक महत्व है तो इसलिए प्रश्न बनने की पूरी संभावनाएं हैं, इसमें कोई दो राय बिल्कुल भी नहीं है। तो सारी बातें जितनी जुड़ी हुई होनी चाहिए, जुड़ी हुई हैं मॉरिशस के मामले में, बिहार के मामले में, भारत के मामले में, ये सारी खास बातें मैंने आप लोग को अच्छे से क्लियर की हैं और जितनी भी बातें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं वो सब कुछ आप लोग अच्छे से जान गए। तो ये है पूरी की पूरी कहानी मॉरिशस के भोजपुरी कनेक्शन की और सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा खास है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझी होंगी, जानी होंगी और सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक अच्छे से डिलीवर हुई होंगी। बाकी बस ऐसे इन्फॉर्मेटिव सेशंस के लिए आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप बने रहें स्टडी IQ IAS हिंदी पे। और जिन्होंने इस वीडियो को शेयर नहीं किया शेयर ज़रूर करना है, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करके जाइएगा। और बस आज की वीडियो में इतनी ही बातें करनी है, बाकी की बातें होंगी आने वाली और वीडियोज़ में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।